है उर्मी का लिखा खत जो उसके हाथ में मिला था, और अभी अभी हमने पंचनामा भी किया है। दामिनी, कदम साहब का सच पढ़ो। अब मुझसे दर्द सहा नहीं जाता, तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैं अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूँ। ये झूठ है, ये उर्मी का खत नहीं है। उस बेचारी को तो लिखना ही नहीं आता था। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये खत उसके हाथ में मिला है। बकवास आप कर रहे हैं, बकवास। आपका ये सच जो उर्मी के हाथ में मिला, हाथ में, और ये हाथ खून से लथपथ, और तुम्हारे ये सच पर खून का एक छींटा भी नहीं। ऐसे कई सवाल उठेंगे अदालत में, कई सवाल, और ऐसा ये खत मैं तुमसे भी लिखवाऊंगा अदालत में। गोविंद, तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर इल्जाम लगा रहे हो। पुलिस से उलझने का मतलब समझते हो ना? जानता हूं, पुलिस को भी और तुम्हारी पुलिस चौकी को भी, जहां कई बहादुर सिपाही एक आदमी के हाथ पैर बांधकर अपनी ताकत दिखाते हैं। एक कदम, तू कभी चिड़ियाघर गया है? चिड़ियाघर, वहां पिंजरे में बंद शेर पर बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मारते हैं। और बात, मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। गोविंद, चिल्लाओ मत, अपनी ये भारी आवाज अदालत के लिए रखो, वहां बहुत जवाब देने हैं। सुनो, चड्ढा से कह देना गोविंद अदालत में फिर आ रहा है। कोर्ट में उलझने से बेहतर यही होगा गोविंद कि मामले को बाहर ही रफा दफा कर देते हैं। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। चड्ढा, तूने कभी बच्चों को बिजली की तार से पतंग उतारते हुए देखा है क्या? कुछ तारें ऐसी होती हैं जिसमें से उलझी हुई पतंग बच्चे भी उतार लाते हैं। ये और बात है, दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। एक छोकरी की इज्जत के लिए ये रकम बहुत है। बहुत तरक्की कर ली चड्ढा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। गोविंद, चिल्ला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। ना तारीख ना सुनवाई, सीधा इंसाफ, वो भी ताबड़तोड़। चड्ढा, समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब कल अदालत में दूंगा। और हां, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। रिलैक्स बॉय।
ये दामिनी निहायत चालाक और काया किस्म की लड़की है। ये गरीबी में पैदा हुई जरूर, लेकिन ख्वाब हमेशा अमीरी के देखती रही। इसीलिए इसने शेखर जैसे शरीफ लड़के को अपनी खूबसूरती के जाल में फांस लिया। दरअसल इसकी नजर गुप्ता खानदान की तिजोरी पर थी, और जब अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद ये तिजोरी की चाबी हासिल न कर सकी तो जल भुनकर राख हो गई। जिस घर ने इसके सपने पूरे नहीं होने दिए उससे इसने बदला लेने की ठान ली, और इस बात का फायदा उठाकर गुप्ता खानदान के दुश्मनों ने इसे पैसे देकर खरीद लिया, और उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश रची। जो बलात्कार बाजार में हुआ उसे उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि वो बलात्कार गुप्ता जी के घर में हुआ है, ताकि गुप्ता खानदान की इज्जत को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिला सकें। लॉर्ड, ऐसी नीच गिरी हुई और शैतान लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि औरत जात को एक सबक मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, चड्ढा साहब ने मुझे कंफ्यूज सा कर दिया है। लगता है ये हिंदी फिल्में कुछ ज्यादा देखते हैं, क्योंकि इनका ये केस हिंदी फिल्मों की तरह है जिसमें कई कहानियां उलझी हुई हैं। पिछली तारीख चड्ढा साहब ने कहा था कि दामिनी पागल है, और आज ये कह रहे हैं कि दामिनी चालाक है। इतनी चालाक कि वो स्कीम कर सकती है, साजिश कर सकती है, प्लान कर सकती है। मेरे ख्याल से मिलॉर्ड, जो लड़की पागल है वो चालाक नहीं हो सकती, और अगर वो इतनी चालाक है तो पागल नहीं हो सकती। इसलिए मिलॉर्ड, मैं चाहूंगा कि चड्ढा साहब को भी सरकारी खर्चे पर दामिनी की तरह पागल खाने भेज दिया जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि जब ये ठीक होकर आए हमें ठीक ठीक बताएं कि दामिनी पागल है या चालाक, ताकि उसी हिसाब से मैं अपना डिफेंस तैयार कर सकूं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, मैं ये साबित कर चुका हूं कि दामिनी एक गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अपने घर में पली हुई लड़की का बलात्कार करते हैं। गिरे हुए वो लोग होते हैं जो अस्पताल में पड़ी लाचार लड़की का खून करवाते हैं। उस लड़की का बलात्कार गुप्ता साहब के घर में नहीं हुआ, और ना ही उसका खून हुआ है। उसने आत्महत्या की है, और उसके लिए मैं अपने गवाह पेश कर चुका हूं, और मैं उन्हीं गवाहों से कुछ सवाल करना चाहूंगा मिलॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। तुम गुप्ता जी के यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो? जी साहब। इसका मतलब है तुम उनके वफादार हो, ईमानदार हो, तुम पर उनका पूरा भरोसा है। हाँ? गाड़ियों की पूरी देखभाल भी तुम ही करते हो, जैसे उनकी मरम्मत, उनमें पेट्रोल डलवाना, सब कुछ तुम देखते हो। तो होली के उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए, तो चड्ढा साहब आप ध्यान दीजिए, तो उस दिन जब वो 4 लड़के उर्मी को लेकर गए जी, तो बहुत परेशान हुए होंगे। तुम्हें ढूंढा होगा गाड़ी के लिए, चाबी के लिए। नहीं साहब, वो जिप्सी की गाड़ी, मेरा मतलब जिप्सी की चाबी मेरे पास नहीं होती सर। तुम्हें कैसे मालूम कि वो जिप्सी में गए? नहीं साहब, क्या बाद में मेरे को मालूम पड़ गया साहब। यानी कि बलात्कार हुआ ये तुम्हें बाद में मालूम पड़ा। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। ठीक है मंगेश, तुम जाओ। जी। ब्लडी फूल। मंगेश जी। चड्ढा साहब, आप मंगेश को डांटना चाहते होंगे? हाँ? क्या बड़बड़ कर रहे थे तो मैंने सोचा कुछ पूछना चाहते होंगे। नहीं। हाँ तो कदम साहब, उर्मी ने अपने हाथ में खत लेकर गला तो नहीं काटा होगा, और गला काटने के बाद वो अपने हाथ में खत नहीं रख सकती, तो इसका मतलब है खत किसी और ने रखा। जी वो हाँ? पर चड्ढा साहब, आपको मबा की भाषा समझ में आती है? खैर, आपको तो वैसे कुछ सुनाई नहीं देता। मिलॉर्ड, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उर्मी को लिखना नहीं आता था। उसके राशन कार्ड पर उसका सिग्नेचर नहीं, उसका अंगूठा है, और ये बात शायद उर्मी के कातिल नहीं जानते थे, जैसे कदम साहब और चड्ढा साहब नहीं जानते। क्यों चड्ढा साहब, गलत कह रहा हूं? योर ऑनर, अब मैं दामिनी के पति शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। शेखर बाबू, क्या आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं? मैं ऐसे बेतुके सवाल का जवाब देना नहीं चाहता हूं। कमाल है,
मिलॉर्ड, मैंने तो एक बहुत ही सीधा प्रश्न पूछा है कि एक पति अपनी पत्नी से प्यार करता है या नहीं। क्यों चड्ढा साहब, कुछ गलत पूछा? नहीं? हाँ तो कहिए, आप करते हैं या नहीं? जी। क्या कहा? चड्ढा साहब, आपने सुना? नहीं सुना? देखिए चड्ढा साहब, और मुझे जरा कम सुनाई देता है, जरा जोर से बोलिए प्लीज। जी मैं करता हूं। आंखें झुका के नहीं, अपनी पत्नी से आंख मिलाकर कहिए कि आप उससे प्यार करते हैं या नहीं। यह एक औरत के विश्वास का सवाल है। जी बहुत करता हूं। मिलॉर्ड, शेखर बाबू अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। ये मैंने भी सुना, चड्ढा साहब ने भी सुना, हम सब ने सुना। खैर, ये और बात है कि मुस्कुरा कर भी कह सकते थे। हाँ तो शेखर बाबू, मुझे हैरानी हो रही है कि आप एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जो बददिमाग है, पागल है। एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जो आपके माँ बाप की बेइज्जती करती है। एक ऐसी औरत से प्यार करते हैं जिसने आपके घर की सुख शांति में आग लगा दी, और तो और वो आपसे नहीं आपकी दौलत से प्यार करती है। एक ऐसी औरत जो गुप्ता खानदान की इज्जत को सड़क पे क्या बात कर रहे हो तुम? जो मन में तुम बोल देते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपके काबिल वकील चड्ढा साहब और आपके घर वालों ने दामिनी पर इल्जाम लगाया। गलत कह रहा हूं? नहीं ना? यार छोड़िए, मैं भी जानता हूं ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो शेखर बाबू, आप ये बताइए कि होली के उस दिन जब आपकी पत्नी घबराई हुई आपके पास आई और आपको छत के ऊपर ले गई, जहां आपने उर्मी का बलात्कार होते हुए देखा। चड्ढा साहब, अब ध्यान दीजिए प्लीज। तब आपने क्या किया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब है दामिनी झूठ बोल रही है? ये तो मैंने नहीं कहा। आपने क्या कहा? दामिनी कह रही है कि बलात्कार हुआ, आप कह रहे हैं बलात्कार नहीं हुआ। तो दामिनी झूठ बोल रही है। वो झूठ क्यों बोल रही है? अब वो झूठ क्यों? ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब है दामिनी पागल है? बिल्कुल नहीं। चड्ढा साहब, आई एम सॉरी, आप सही कह रहे हैं। दामिनी बददिमाग है, गिरी हुई औरत है, बिकी हुई औरत है। Stop this bloody nonsense! I am talking sense. Stop it! Stop it! गोविंद जी यहाँ आइए, आइए यहाँ। आपको मेरे पति से इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। वो मेरे लिए गवाही दें या ना दें, उनकी मर्जी, लेकिन मुझसे इस तरह उनकी भगवान के लिए भरी अदालत में उन्हें इस तरह शर्मिंदा ना करें। उन्हें जाने दीजिए। आप अपने आप को समझती क्या है? हाँ, क्या समझती है अपने आप को? मैं आपका गुलाम हूँ, नौकर हूँ? खरीद लिया आपने मुझे? हाँ? अरे तुम जैसे 2 टके की औरत को मैं अपने बाजू में आने ना दूं। गोविंद, एक लफ्ज भी और मेरी पत्नी से कहा तो। सॉरी दामिनी। मिलॉर्ड, देखा आपने, जब मैं पति से कुछ कहता हूं तो पत्नी को बुरा लगता है, और जब मैं पत्नी से कुछ कहता हूं तो पति चिल्लाता है। यह बात साबित होती है कि इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार है, जो ऐसे नाजुक वक्त पर भी चट्टान की तरह मजबूत है। बावजूद इसके कि दामिनी ने शेखर के सगे भाई पर बलात्कार का आरोप लगाया, बावजूद इसके कि दामिनी शेखर के खानदान को कोर्ट में घसीट लाई, फिर भी शेखर दामिनी के खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो तहे दिल से जानता है कि दामिनी जो कर रही है वो सही है, जो कह रही है वो सच है। और अब मैं वही सच शेखर बाबू की जुबान से सुनना चाहूंगा। शेखर बाबू, अब मैं आपसे और कोई सवाल नहीं करूंगा। मैं ये केस छोड़ रहा हूं, क्योंकि दामिनी को मेरी नहीं, आपकी जरूरत है। वो आपकी पत्नी है, आप ही उसके सब कुछ है। इसलिए फैसला आपको करना है कि उन 4 अपराधियों को बचाने के लिए आप अपनी मासूम पत्नी को सजा दिलाएंगे। ये फैसला आपको करना है, आपको। मिलॉर्ड, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये पति पत्नी के गहरे प्यार की नुमाइश करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए इन्हें कि एक औरत के झूठे जज्बात का सहारा ले रहे हैं ये। चुप है कानून का दलाल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सडनली मेरी तबीयत खराब, मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं
कि अगली तारीख कोई दे दिया सर। मिस्टर चड्डा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से इस केस को मुलतवी किया जाता है। केस की अगली तारीख बाद में मुकर्रर की जाएगी। हमारे और दामिनी के बीच की नहीं रही गुप्ता जी। एक तरफ वो लोग हैं जो सदियों से सर झुकाए जुल्म सहते आ रहे हैं, और एक तरफ हम। दामिनी ने आम आदमी को जोड़कर बहुत बड़ी ताकत जुटा ली है, और अब सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता। जैसे उर्मी के खून को एक आत्महत्या बना दिया गया था, वैसे ही दामिनी की मौत को एक रोड एक्सीडेंट बना दिया जाए। सच्चाई की जो मशाल वो हाथ में लिए घूम रही है, उस मशाल को उसी के खून से बुझाना होगा। अच्छा, एक औरत जिसके ईमान को आप खरीद न सके, जिसकी अच्छाई के सामने आप लड़ न सके, जिसके विश्वास को आप तोड़ न सके, उसे मौत देने का फैसला करके मर्द होने का अच्छा सबूत दे रहे हैं आप लोग। बंद करो ये बकवास। सारे शहर में लोग थू थू कर रहे हैं, सड़कों पर गालियों के नारे लगा रहे हैं लोग हमारे नाम पर, जानते हो ना। अब तो एक ही रास्ता रह गया अपनी इज्जत बचाने के लिए। इज्जत? कौन सी इज्जत पिताजी? जिसके घर में एक मासूम लड़की का बलात्कार हुआ हो, वो इज्जत की बात करता है? जिसने एक लाचार कमजोर लड़की को अस्पताल में मरवा दिया हो, वो इज्जत की बात करता है? जो अपनी बहू को सच बोलने से उसकी मौत का सोचता हो, वो इज्जत की बात करता है? कहां है इज्जत? कहां है वो इज्जत? ऐसी इज्जत से जीने से बेहतर है कि आदमी शर्म से मर जाए। एक जुर्म को छुपाने के लिए आप लोग कितने जुर्म करेंगे पिताजी, कितने और जुर्म करेंगे? आपको अंदाजा नहीं है पिताजी, आपको अंदाजा नहीं है कि आप किस हद तक गिर चुके हैं। आज मुझे फक्र है कि मैं दामिनी का पति हूं, लेकिन मुझे शर्म से कहना पड़ेगा कि मैं केदारनाथ गुप्ता का बेटा हूं। डोंट टच मी, डोंट टच मी। अपने बाप के साथ इस तरह से बहुत हो गया, बहुत हो गया। दिल तो करता है तेरी सांसें यही रोक दूं, मगर मुझसे किसी का खून नहीं होगा, और मुझे इस बात का अफसोस रहेगा। और हां, मैं दामिनी का साथ देने वाला हूं। जो करना कर लो, जीत दामिनी की होगी, दामिनी की।
अरे ये तो अपना शेखर है। शेखर है? अरे जहाँ कहाँ रहे हो, गाड़ी छूट जाएगी वहाँ। बैठे रहो। चलो भाई। अरे ऐसे समय में तो गली का कुत्ता भी वफादार निकलता है। ये तो अपना शेखर है। ड्राइवर, गाड़ी भी चलो। टीनू, दामिनी तुम्हारे घर पर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। बड़ी होशियारी से दामिनी को कल कोर्ट के पीछे वाले रास्ते से लाना। हो सकता है मुझ पर हमला हो, पर दामिनी का कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी है। आप चिंता ना कीजिए, वो मेरी बहन जैसी है। बच गया। दामिनी कल अदालत में नहीं पहुंचनी चाहिए। उसको तो मैं रोक लूंगा। अगली तारीख मैं ले लूंगा और उस तारीख से पहले ही मिलॉर्ड, दामिनी बहुत ही चालाक और समझदार लड़की है। वो अब तक जान चुकी है कि बहुत जल्द उसका रंग उतरने वाला है। वो भाग गई है, अब तो उसे पुलिस ही पकड़कर